आपके सामने केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो का टॉपिक है वो है एटॉमिक रेडियस। मैं बहुत दिनों से चार पांच वीडियो के रूप में आपके सामने पीरियोडिक टेबल की जो एक ब्यूटी है उसका उसका मैंने टाइटल दे रखा है ब्यूटी ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के ब्यूटी में दोस्तों आज एक और ब्यूटीफुल टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक जो कि एटॉमिक रेडियस के बारे में है, वो पार्ट 6 के रूप में आज आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, सम ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल, जो कि यहाँ पार्ट 4 लिखा है, पार्ट 6 के रूप में मैं आपके सामने यहाँ पर ला रहा हूँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो एटॉमिक रेडियस के बारे में जो है, और इस वीडियो में मैं आपसे जो भी डिस्कशन करने वाला हूँ वो डिस्कशन बीएससी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स से लेके एमएससी लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स तक को बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि दिस इज़ नथिंग बट द फंडामेंटल केमिस्ट्री। पीरियोडिक टेबल के बारे में सब कुछ जानना हमारा कर्तव्य होता है। दोस्तों, अगर हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो ये सारी जानकारी हमारे लिए बहुत मायने लगती है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। सम ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल, यानी कि ब्यूटी ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिसमें से एटॉमिक रेडियस पार्ट 6। तो शुरू करता हूँ आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का टॉपिक एटॉमिक रेडियस के बारे में है। ब्यूटी ऑफ पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस में सबसे पहला मुद्दा जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज़ द पीरियोडिक टेबल कैन बी यूज्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पसेस। यानी कि पीरियोडिक टेबल जो है वो हमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट जो कि ये है बातें हैं, उसमें उसको समझने के लिए हम पीरियोडिक टेबल का बहुत यूज़ करते हैं। केमिस्ट्री के कई सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, वेराइटी ऑफ पर्पसेस एंड वेराइटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स कैन बी डिस्कस्ड विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो in particular it is useful in correlative properties of an atomic scale। दोस्तों, एटॉमिक स्केल जो होता है, यानी कि हम हिंदी में बोले या गुजराती में बोले तो परमाणु के बारे में या मॉलिक्यूल के बारे में हमें पीरियोडिक टेबल में से बहुत सारी रिलेटिव जो प्रॉपर्टीज़ है वो जानने को मिलती है। तो एटॉमिक रेडियस है क्या दोस्तों, थोड़ी जानकारी हम एटॉमिक रेडियस के बारे में ले लें। द साइज ऑफ एन एटम इज अ रादर नेबुलस कॉन्सेप्ट। दोस्तों, एटॉमिक रेडियस के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन नेबुलस कॉन्सेप्ट यानी कि थोड़ी कुछ बातें उसके बारे में अस्पष्ट होती है। तो ये अस्पष्टता क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। द इलेक्ट्रॉन कुड सराउंडिंग द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के आसपास जो सराउंडिंग होते हैं इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, इट डज नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है। उसके लिए हमें एजम्पशन करना पड़ता है, कुछ धारणाएं रखनी होती है। सो वी कैन हाउ एवर डिफाइन and measure a quantity known as the atomic radius। तो दोस्तों, हम जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वहाँ से जो न्यूक्लियस होता है, इस एरिया के बारे में अगर हम बात करूँ तो न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम उसकी जो क्वांटिटी मेज़र करते हैं, दैट इज़ एटॉमिक रेडियस। सो दिस इज़ नथिंग बट एज्यूमिंग अ स्फेरिकल एटम। अगर हम कोई भी एटम को स्फेरिकल एज्यूम करते हैं तो वो स्फेरिकल एटम जो है उसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से लेके उसकी जो बाउंड्री होती है, क्योंकि उसको शार्प बाउंड्री तो मिलेगी नहीं, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है
वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ऑर्डिनरीली, यानी कि यहाँ पर देखिए, मैं पहले फिगर में अगर आपको बात बताना चाहूँ तो ये फिगर देखिए आप, ये कॉपर के एटम्स है, 1 2 3 4 5, ये सारे कॉपर के एटम्स है। तो इसमें से ये जो स्फेरिकल दो एटम्स है, वो दो एटम्स का न्यूक्लियस, इस एटम का न्यूक्लियस और इस एटम का न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2.255 नैनोमीटर है, यानी कि 0.256 नैनोमीटर। उसको हम डिवाइड करेंगे बाय 2, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 0.128 नैनोमीटर। तो ये 0.128 नैनोमीटर, जिसको हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो दो न्यूक्लियस के बीच का अंतर जो होता है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तब, यानी कि ऑर्डिनरीली द एटॉमिक रेडियस इज टेकन टू बी 1/2 द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन एटम्स इन द एलिमेंटल सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि जो दो पास पास के एटम्स है, वो दोनों के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है उसको हम 1/2 करेंगे, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे, तब जाके हमें एटॉमिक रेडियस मिलेगा। यहाँ पर दूसरी फिगर, ये फिगर देखिए, ये दो एटम्स है क्लोरीन का, ये क्लोरीन का एटम है, दूसरा क्लोरीन का एटम है। उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस का डिस्टेंस, दोनों क्लोरीन एटम डिस्टेंस बिटवीन दिस क्लोरीन एंड दिस क्लोरीन, दैट इज 0.198 नैनोमीटर। तो एटॉमिक रेडियस हमें कैसे मिलेगा? 0.198 नैनोमीटर बाय 2, यानी कि 0.099 नैनोमीटर। ये क्लोरीन एटम में एटॉमिक रेडियस हम मानते हैं। ठीक है, तो ये थी सारी बातें, ये सिंपल एग्जांपल्स मैंने आपके लिए एटॉमिक रेडियस की थोड़ी जानकारी के लिए यहाँ पर रखे हैं। अब थोड़ी और बातें करते हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में, जो कि आपको बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकती है। द एटॉमिक रेडी ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स आर, notice that in general atomic radius decreases, atomic radius decreases। अब हम थोड़ी पीरियोडिक टेबल में जानकारी लेंगे। तो इफ़ यू लुक एट द पीरियोडिक टेबल तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? ये नोटिस किया गया जो मुद्दा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीसिस, वो डिक्रीज होता है, घटता है, एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमें एटॉमिक रेडियस में ग्रेजुअली डिक्रीज मालूम पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जो है वो, ये पहला पॉइंट जो मैंने बताया कि जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यहाँ पर लिथियम से लेके यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ सोडियम से लेके क्लोरीन और आर्गोन तक जाएंगे, पोटेशियम से लेके क्रिप्टॉन तक जाएंगे और रुबिडियम से लेके जेनॉन तक जाएंगे। तो हम पीरियड में जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो देखिए देयर इज़ अ ग्रेजुअली डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस। यहाँ लिथियम का 0.152, फिर बेरिलियम जो कि सेकंड कॉलम में है और वो ही रो में है, पीरियड में है, इन द सेम पीरियड बेरिलियम थोड़ी डिक्रीज हो गई 0.111, फिर बोरॉन 0.088, 0.077, 0.070, 0.066, ऐसा करते करते नियोन में 0.70, यानी कि एटॉमिक रेडियस यहाँ पर ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। कब डिक्रीज होती है? जैसे हम एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल इन एवरी पीरियड। ओके, यानी कि दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। हमें ये सारी जानकारी पीरियोडिक टेबल से मिलती है कि हर एक पीरियड में जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो लास्ट कॉलम तक, पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट से लेके पीरियड का लास्ट एलिमेंट तक एटॉमिक रेडियस में डिक्रीज होता है। यहाँ पर सोडियम सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस और आर्गोन सबसे कम। यहाँ पोटेशियम 0.231 और क्रिप्टॉन 0.109, यहाँ रुबिडियम में 0.244 एंड जीनोन में 0.150।
यानी कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस में घट होती है, यानी कि डिक्रीज होता है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज दैट एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। अब इंक्रीज होता है, कब इंक्रीज होता है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। दोस्तों, अब दूसरी ब्यूटी इस पीरियोडिक टेबल की क्या है जो एटॉमिक रेडियस के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी देता है? जैसे हम कॉलम में टॉप टू डाउन, है ना, ऊपर से नीचे जाते हैं इन द सेम कॉलम, तो एटॉमिक रेडियस आप देख सकते हैं ग्रेजुअली बढ़ती ही जाती है। यहाँ लिथियम में 0.152 है, सोडियम में फिर थोड़ी बढ़ती है 0.186, पोटेशियम में 0.3231 एंड रुबिडियम में 0.244। यानी कि हर एक कॉलम में, जैसे हम कॉलम में नीचे जाएंगे ऊपर से नीचे, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। These trends can be rationalized in term of इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दोस्तों, ये ऐसा क्यों होता है, ये बात आपको मैं बताने वाला हूँ। अब दोस्तों, ब्यूटी ऑफ पीरियोडिक टेबल में, पीरियड में जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, और हर एक कॉलम में जैसे ऊपर से नीचे हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस में ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। तो ये क्यों होता है, ये बात अब इस पॉइंट के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं। दिस ट्रेंड्स कैन बी रेशनलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है ना। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एट द आउटर एज ऑफ एन एटम, यानी कि सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है या फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन मूव होता है, यानी कि उसमें से लूज होता है, हाँ, उसमें से जाता है या इलेक्ट्रॉन उसमें आता है, तो वही जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या एक्सपीरियंस करता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो दिस इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज, this is the effective factor for the explanation or better explanation of atomic radius। दोस्तों देखिए, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इसके बारे में मैं ये पॉइंट आपको समझा रहा हूँ। फॉर एनी इलेक्ट्रॉन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम ZEF बोलेंगे, Z इफेक्टिव, ठीक है। तो सो Z इफेक्टिव इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस एस। तो Z माइनस एस में Z क्या है? वेयर Z इज द एक्चुअली न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि एटॉमिक नंबर, एंड S इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर कंप्लीट एनर्जी लेवल्स। दोस्तों, इनर जो ऑर्बिटल्स है उसमें जितने भी वो सारे एनर्जी लेवल्स कंप्लीट हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन से फिल्ड हो गए हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब दिस इलेक्ट्रॉन्स शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो दोस्तों, जो ये इनर एनर्जी लेवल में इनर इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं कंप्लीट हो गए हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है, या फिर ये कहूँ कि ये सारे एनर्जी लेवल है और जिसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड हो गए हैं इनर साइड में, वो सारे आउटर शेल में फील्ड किया गया जो इलेक्ट्रॉन है, नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए एक शील्ड इफेक्ट बनेगी, शील्ड हो जाएगा। तो आउटर इलेक्ट्रॉन might be shielded by the electrons in inner orbitals। ओके, तो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में ये शील्डिंग इफेक्ट हो गई है। ओके, फॉर 3 एटम्स, अगर हम एग्जाम्पल के जरिए इसको समझना चाहे तो आई वुड लाइक टू शो दिस एग्जाम्पल अबाउट सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम।
दोस्तों सोडियम, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, यानी कि 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। यहाँ पर बाकी रह गया है 1s में 2 लिखने का। सो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। सो इन सोडियम एटॉमिक नंबर 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर ऑर्बिटल्स दैट इज 10, क्योंकि 2, 4 और ये 6, 10 इलेक्ट्रॉन, ये 3s1 इलेक्ट्रॉन के लिए यानी कि आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो कम्प्लीटली फील्ड है वो 10 इलेक्ट्रॉन इसके लिए शील्डिंग इफेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है सोडियम का वो 11 में से 10 शील्डिंग बन गया, तो एक ही बचा। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सोडियम के लिए 1 बनता है। फिर मैग्नीशियम में 3s2 बन गया, तो उसके लिए कुल इलेक्ट्रॉन 12 है, उसमें से 10 इलेक्ट्रॉन यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन इनर इलेक्ट्रॉन हो गया, शील्डिंग हो गया। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन में बी अ शील्ड फॉर 3s2। तो 10, 12 minus 10 is equal to 2. So this 2 is nothing but effective nuclear charge for magnesium। फिर एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम में इस तरह से 3 हो गया जेड इफेक्टिव, यानी कि सोडियम से लेके मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम तक जाते हुए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता है 1, 2, 3, इट इज़ ग्रेजुअली इंक्रीज। और ये कहें हम कि ग्रेजुअली इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम। अब क्या होता है दोस्तों, thus जेड इफेक्टिव शुड बी अबाउट 1 फॉर सोडियम, 2 फॉर मैग्नीशियम एंड 3 फॉर एल्यूमिनियम एंड सो ऑन। तो इससे क्या होता है दोस्तों, द ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर, क्योंकि सोडियम में 1 है, मैग्नीशियम में 2 है, एल्यूमिनियम 3, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो सोडियम से लेके हम सोडियम से शुरू करें तो एल्यूमिनियम तक की एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, यानी कि द ग्रेटर इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव, स्ट्रॉन्गर will be the attractive force pulling an outer electron in towards the nucleus। जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आउटर इलेक्ट्रॉन जो है उसको न्यूक्लियस से अट्रैक्ट करने का फोर्स मिलता है ना। द ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड ई एफ की वैल्यू जैसे बढ़ती है तो इट विल बी अट्रैक्टिव फोर्स पुलिंग एन आउटर इलेक्ट्रॉन इन टॉवर्ड्स द न्यूक्लियस। ओके, एज दिस फोर्स इंक्रीज, ये फोर्स बढ़ता है तो क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन इज ड्रॉन इन अ क्लोजर टू द न्यूक्लियस। ये जेड इफेक्टिव जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियस के साथ आउटर इलेक्ट्रॉन का क्लोजर होने का चांसेस बढ़ता है एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। ठीक है, एज अ रिजल्ट एटम गेट स्मॉलर एज वी मूव अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, सोडियम से लेके मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम तक जाएंगे तो इफेक्टिव जो न्यूक्लियस चार्ज है वो बढ़ता जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो उससे क्या होगा, न्यूक्लियस के क्लोज़र में आने का चांस बढ़ेगा, न्यूक्लियर से वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। तो ये एक बात बहुत अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं कि जैसे सोडियम से लेके सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है तो आउटर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में ज़्यादा आता है और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है एंड सो ऑन। ओके, अब दोस्तों एज वी मूव डाउन इन पीरियोडिक टेबल,
अगर कॉलम की बात करें तो डाउन इन पीरियोडिक टेबल द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ZeF शुड रिमेन एसेंशियली कांस्टेंट। ठीक है। फॉर एग्जांपल द एलिमेंट्स in group 1 the value of effective nuclear charge ZeF should be 1. In that sense outer s electron in an alkali metal atom behaves like the electron in a hydrogen atom where Z is equal to 1. However, the distance of electron from nucleus increases with the principal quantum number। ठीक है। यहाँ पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लिथियम टू सोडियम एंड सो ऑन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लिथियम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है 1। ठीक है। हाइड्रोजन में 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1, यानी कि आउटर इलेक्ट्रॉन जो है वो s की s ऑर्बिटल में ही ग्रेजुअली ऐड होता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ZeF ये इट शुड रिमेन्स एसेंशियली कांस्टेंट फॉर एवरी 4s1। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती है 1s1 हाइड्रोजन में, फिर 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1। सो नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस बट आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इज s ओनली, और वही s ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। तो Z इफेक्टिव मे नॉट बी चेंज, और Z इफेक्टिव चेंज नहीं होने की वजह से यहाँ पर आउटर इलेक्ट्रॉन कैन नॉट अप्रोच और कैन नॉट कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस। सो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है हर एक कॉलम में। अगर आप देखेंगे तो हर कॉलम में एज वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन यू कैन सी ग्रेजुअली एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। ओके, तो दिस इज़ नथिंग बट द ब्यूटी ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो एटॉमिक रेडियस के बारे में दोस्तों आज मैंने पीरियड और कॉलम दोनों को लेके पीरियोडिक टेबल में सारी एटॉमिक रेडियस कौन से टाइम में बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी और कब वो डिक्रीज होगी और क्यों डिक्रीज होगी, Z इफेक्टिव क्या है, ये सारी बातें बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ दोस्तों पीरियोडिक टेबल की ब्यूटी में आपको सम ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला मुद्दा मेरा था एटॉमिक रेडियस, और एटॉमिक रेडियस का ये बहुत अहम मुद्दा आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी चैनल को बहुत बहुत सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारे ग्रुप्स में शेयर भी कर दीजिए। एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।